हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्रेट टिप्स टू क्रैक आरआरबी पीओ एंड क्लर्क प्री एग्ज़ाम। सो आरआरबी क्लर्क का एडमिट कार्ड आ चुका है प्री एग्ज़ाम का, और बहुत कम टाइम बचा है। स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ नर्वसनेस भी आ जाती है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो उसी के लिए मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपका इसी अटैम्प्ट में ये दोनों एग्ज़ाम्स पास हो सके। सबसे पहली चीज़, स्टूडेंट्स को पैनिक नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, कीप योर काम। ठीक है। और अपना जो मॉक टेस्ट है उसमें आपको पहले देखना है परफॉर्मेंस क्या आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो यही है कि अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। अब कैसे करें, तो उसमें कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ है कि जो भी आपका, जैसे दो सेक्शंस आते हैं दोनों एग्ज़ाम में, रीजनिंग एंड क्वांट प्री एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको ये देखना है कि आपको दोनों में से कौन सा सेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपका क्वांट सेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको पेपर उसी सेक्शन से स्टार्ट करना है। अगर आपका रीजनिंग सेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको रीजनिंग से पेपर स्टार्ट करना है। तो वो सीक्वेंस बहुत मैटर करेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे होते हैं तो एक बहुत प्रेशर होता है। लेट से आपने, आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्वांट है बट आपने रीजनिंग से स्टार्ट किया, तो बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, प्लस आप थोड़ा सा पैनिक भी हो जाओगे, नर्वसनेस आ जाएगी। फिर जब आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया क्वांट पर आओगे तब तक आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होपलेसनेस आ चुकी होगी आपके अंदर, और उससे क्या होगा कि वो सेक्शन अटेम्प्ट करने में भी आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, और हो सकता है कि उसमें भी आप अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाओ। सो बेस्ट, सबसे पहली चीज़ यही मैटर करता है, ऑर्डर ऑफ सेक्शन। तो आपका जो सेक्शन स्ट्रांग है उसको आप पहले अटेम्प्ट करिए, कौन सेक्शन स्ट्रांग है उसको पहले अटेम्प्ट करिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा एग्जाम में, और प्लस आपने काफ़ी अच्छे उस सेक्शन के टाइम पर काफ़ी कुछ स्कोर कर लिया होगा, तो नेक्स्ट सेक्शन में आने से पहले पहले आप काफ़ी ज़्यादा एक हाईली कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है। तो वो आपका बेटर करता है। प्लस सेकंड थिंग, टाइम कितना देना चाहिए इस सेक्शन को। तो स्ट्रॉन्ग सेक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो। नॉर्मली तो बस इक्वल टाइम ही देना चाहिए, बट अगर लेट से आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो आप स्ट्रॉन्ग सेक्शन को 23 या 24 मिनट्स दे सकते हो, और बाकी 22 या 21 मिनट्स आप दूसरे सेक्शन को दे सकते हो। और कोई भी सेक्शन आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको पूरा पेपर स्कैन करना है एक बार, कि सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन रहते हैं एक सेक्शन में, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 to 40 मुझे स्कैन करने हैं। और इस स्कैनिंग के बीच में आपको फाइंड करना है एक ऐसे क्वेश्चन जिसको आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते जा रहे हैं, आप उनको सॉल्व करते जाओ फर्स्ट राउंड ऑफ स्कैनिंग में ही। उस और साथ साथ ये भी मार्क कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें थोड़े लेंथी होंगे, इसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, या हो सकता है वो आपको आते नहीं हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको स्किप करने हैं। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस मत सॉल्व करना। ठीक है। पेपर में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो थोड़ा टाइम कंज्यूम करें, तो आपको वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है। सो 30 सेकेंड्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो जिसमें थोड़ा सा टाइम कम लगना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में 1 मिनट लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को पिक भी नहीं करिए। ठीक है। सो ईच सेक्शन के मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्वांट सेक्शन है उसके अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं। सो क्वांट में पहले आपको क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये इस सेट में से आप कोई से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, इतना टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो डीआई और जो जो भी सिंपल डीआई है उसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यही नॉर्मल अप्रोच होनी चाहिए, इसमें आपका टाइम खत्म हो जाएगा। प्लस रीजनिंग के अंदर आपको स्टार्ट करना है इनक्वालिटी से, फिर उसके बाद आप स्लॉग्स एंड कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 सेक्शंस आप साथ में कर सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद आप डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस एंड पजल्स वगैरह ये भी कर सकते हैं। पजल्स का हमेशा ध्यान रखना कि इसको बीच में ही सॉल्व करें, बीच में इन द सेंस कि ऐसा नहीं मत करना कि लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं और आप कोई पजल स्टार्ट कर रहे हो। थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा होना चाहिए जब आप पजल स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि बीच में आप अटक जाओ कहीं पे, कुछ भी हो जाए तो आपके वो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा 4-5 मिनट्स, प्लस आपने कुछ भी स्कोर नहीं किया। सो पजल हमेशा आप बीच में ही सॉल्व करना जब एटलीस्ट 10 मिनट्स बचे हों। ठीक है। नेक्स्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको 100% एक्यूरेसी का टारगेट रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं बट एक्यूरेसी उससे भी ज़्यादा मैटर करती है। नॉर्मलाइजेशन होता है तो एक्यूरेसी के बेसिस पे ही मार्क्स कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है।
डेली एक मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है और सेम टाइम पर देना है। जिस भी टाइम पर आपका एग्ज़ाम है, जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उसी शिफ्ट में आपको कोशिश करनी है, उसी शिफ्ट में डेली एक मॉक टेस्ट आप दें। उससे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उस टाइम के साथ में। प्लस आप चाहें तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके भी अपना मॉक दे सकते हैं, या कहीं और कोई ऐसा एनवायरनमेंट जो आपका कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ना हो, उधर भी आके आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपको उस मॉक का पूरा एनालिसिस करना होगा कि कौन से एरियाज में आप अटक रहे हो, कौन से क्वेश्चंस में आप अटके, क्यों अटके, और क्या क्या आप कर सकते हो अभी इम्प्रूव। अभी नया कुछ भी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो जो आपको आता है उसी को ही आपको करना है, ठीक है। तो इन सब टिप्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होंगे, और प्लस मॉक टेस्ट में जैसे मार्क्स आएंगे, सिमिलर काइंड ऑफ मार्क्स आपके फिर मेंस एग्जाम में भी, प्री जो मेन टेस्ट होगा उसमें भी आएंगे ही, ठीक है। सो आप डेफिनेटली पास कर लेंगे ये एग्ज़ाम। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई दोस। ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।